हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस जोधपुर। और आज हम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे जो इस चैप्टर में दिया गया है। अब इस चैप्टर में हमें फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करने का मौका मिला। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि नाम से अंदाज़ा हो जाता है, ये पैरों का खेल है। फुटबॉल का एक नियम होता है, गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है, तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे, तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। और यही इसका मेन नियम ही फुटबॉल का नियम ही भारतीय संविधान को एक्सप्लेन करने की बात है कि अगर सभी लोग नियम, कायदे, कानूनों को अपने हाथों में लेने लगे, तो व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। इसीलिए भारतीय संविधान सभा ने संविधान के माध्यम से ये अधिकार कुछ लोगों के हाथों में दिया है। जैसे फुटबॉल में ये राइट गोल कीपर को मिला हुआ है। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं, उसे संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? नियम और कानूनों का संग्रह, जो लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। और हमारा भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका पहला रीज़न ये है, ये दस्तावेज़ उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर दूसरे की सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल ये तय कर लेते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यानी संविधान की ज़रूरत देश में शांति व्यवस्था, कानून संचालन बनाए रखने के लिए भी होती है। और इसमें देख सकते हैं आप, ये दो बिल्कुल अलग-अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएँ भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की है। समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर दी गई खबर बताए गए नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से संविधान था, तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी और नेपाल में अब लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और लोकतंत्र में ये अधिकार सभी लोगों के पास होना चाहिए कि सत्ता किस प्रकार चलनी चाहिए। इसीलिए नेपाल में नया संविधान लाया गया। और संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि वो किस तरह की होगी, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक या किसी और तरह की। उसी तरीके से ये संविधान तय करता है, क्योंकि उसमें दिए गए अधिकार और नियम ये बताते हैं कि किसको किस प्रकार के और कितने अधिकार दिए जाएंगे। भारतीय संविधान में शासन की बागडोर राजा यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं और अब्राहम लिंकन की कोटेशन भी यही है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, जो हमें उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की शक्ति देता है। लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय संविधान में से बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं, और जैसे कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14
उस अध्याय में बताया गया कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। और इस तरह हम पाते हैं कि संविधान हमें आर्टिकल 16 के तहत ये और 17 के तहत ये राइट भी देता है कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का वर्चस्व स्थापित ना हो, ताकि उनकी संस्कृति की भी रक्षा हो सके। उन अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा आर्टिकल 24 में भी दी गई है। भारत में अब संविधान क्यों होना चाहिए किसी भी देश में, ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब है कि इसका महत्वपूर्ण कारण है हम खुद को खुद से बचा सकें। कहने को तो ये बात अटपटी लगती है, मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर एक तरफा सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं जो गैर कानूनी या हिंसक हो सकते हैं। ऐसे में संविधान हमारी मदद करता है कि हम उसके अकॉर्डिंग किस क्राइम के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए कौन उत्तरदायी होगा, शासन, प्रजा या प्रशासन, इन सभी का ब्यौरा रख सकते हैं। और ठीक ऐसे ही जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगेंगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंपना चाहिए या फौजी शासन होना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझेंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आयामों का अध्ययन करेंगे, जैसे भारतीय संविधान के लक्षण या विशेषताएं। भारतीय संविधान की मोटी-मोटी 20 विशेषताएं हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है और आपके 8 क्लास के अकॉर्डिंग है वही इसमें दी गई है। और इसमें भारतीय संविधान सभा का गठन आर्टिकल 1935 के तहत 300 लोगों ने योगदान दिया और 1946 में गठित की गई थी। संविधान सभा के सदस्य भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म, ना ही एक जैसी संस्कृति। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाक का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया, उन्हें सामाजिक आर्थिक सुधार के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। इनकी विशेषता संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसका मतलब है सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, यानी सत्ता अब किसी एक पक्ष के हाथ में नहीं रहेगी, उसका विकेंद्रीकरण होगा, ना कि केंद्रीकरण। अब सत्ता के 3 पक्ष हुए, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सरकार के रूप में कही जाने लगी। और फेडरलिज्म, ताकि संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से अलग ताकत और अधिकार मिलते हैं, इसीलिए सभी सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। संसदीय शासन पद्धति, इसमें सरकार के प्रतिनिधि को आम जनता स्वयं चुनती है, वयस्क मताधिकार के माध्यम से। और शक्तियों का बंटवारा, इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। और अवशेष शक्तियां केंद्र को दी जाती है, ताकि एक ही सत्ता के पास संपूर्ण शक्ति ना हो, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण भी ना हो, शक्तियों का केंद्रीकरण भी ना हो और उनका दुरुपयोग व निरंकुशता भी ना फैले। राज्य शब्द, राज्य के अंदर 3-4 बातें आती हैं, संप्रभुता, भूभाग, सरकार,
निश्चित जनसंख्या, इन्हीं चारों से मिलकर बनता है राज्य। मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक है और ये संविधान की अंतरात्मा कही जाती है। इसमें नागरिकों को पहले 7 अधिकार थे जो अब 6 हो चुके हैं, क्योंकि 7वां संपत्ति का अधिकार अब आर्टिकल 300 क यानी अब कानूनी या वैधानिक अधिकार बन चुका है और अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है। इसमें अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें कानून के बराबर समानता, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध, रोजगार के मामले में सभी को समान संरक्षण, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन आदि शामिल है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो पुराने जमाने में राजा या ठाकुर हुआ करते थे, अब वो भी समान है आम नागरिक के बराबर। अब उनका वर्चस्व आम नागरिक के बराबर है, ना कि उनसे ऊपर। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे विचार अभिव्यक्ति, भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा और संघ समिति बनाने के अधिकार, भ्रमण का अधिकार, निवास का अधिकार, पेशा या कारोबार का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, जबरिया श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24 14 बाल श्रम का निषेध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, ताकि इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की रक्षा का दायित्व भी शामिल है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के सम्मान करता है और सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य संविधान के आधार पर कार्य करेगा और सभी धर्मों के साथ संविधान के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर और इसका डिस्क्रिप्शन खत्म होता है।